बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2019 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 में जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो ये तीनों जो सवाल हैं ये उनको वहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर बहुत कुछ है। लास्ट कई अटैम्प्ट्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व किया है, कंसेप्ट्स कौन से थे, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हैं, आप विज़िट करें आपको मिलेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, कहता है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेट करता है। तो इसमें देखते हैं क्या बात करता है। कहता है मिड हेवन प्रोडक्ट्स हैज़ ए प्रोडक्शन लाइन, कि इसकी एक प्रोडक्शन लाइन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में प्रोडक्शन लाइन पर जो वर्कर्स ने काम करा वो यहाँ दे रहा है। आप देखें इसके ऊपर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। उसमें डिफरेंट जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्स है। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब पर कराची यूट्यूब चैनल के पे जाएं और उसमें कराचीज एकेडमी को देखें और उसमें प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग पे यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ हमसे कहता है प्रोडक्शन लाइन की जो वर्कर्स हैं उसकी डिटेल बता रहा है। कहता है टोटल फॉर द मंथ, कहता है आवर्स वर्क। आपको पता है अगर आप कोई काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का आपका कारखाना है, आपकी फैक्ट्री है कि आप फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर बनाकर उसको बेचते हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर आपको चाहिए होंगे कि कारपेंटर उस पर काम करेगा। कारपेंटर जब आएगा और आपने उसको डेली वेजेस के ऊपर या सैलरी पे रखा हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। वो आएगा डेली, कोई शीट जो है वो आके रिकॉर्ड करेगा कि वो आ गया, जाते हुए रिकॉर्डिंग करेगा। ये टाइम शीट कहलाती है। इसको क्लॉक कार्ड भी कहते हैं बाज़ औक़ात, कि क्लॉक कार्ड का नाम भी होता है, कि उसके ऊपर ये सब रिकॉर्डिंग हो रही होगी, उसके घंटे रिकॉर्ड होंगे, पर उसका कोई रेट होगा कि रेट किस क्या पर आवर के हिसाब से क्या रेट आप उसको दे रहे हैं। अगर घंटों के हिसाब से पेमेंट हो रही है तो उस रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सम टाइम कुछ स्पेशल किस्म के ओकेजन्स होते हैं जहाँ बोनस वगैरह भी कंपनी दे रही होती है एम्प्लाई को अपने। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो बोनस मिल जाएगा एम्प्लाई को। तो बोनस भी एक तरीके से आपकी जेब से जा रहा है कि आप एम्प्लाई को, जो आपके एम्प्लाई हैं उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये होता है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ वॉलंटरली किस्म की डिडक्शंस भी हो रही होती है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन का मकसद है कि लॉ आपसे रिक्वायर्ड करता है कि जब भी आप पेमेंट करें तो उसमें एक जो भी इनकम है उसका एक सर्टेन पार्ट जो है वो रेट्स डिफाइंड होते हैं टैक्स के, कि वो फिर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो वो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कहलाती हैं। वॉलंटरी डिडक्शंस ये हैं कि अगर यूनियन वगैरह है कंपनी में जो मिलजुल के कोई काम करते हैं, तो पेंशन अगर मिल रही है तो उसकी कोई डिडक्शंस हो रही है। कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी आपने अपने एम्प्लाई को दी है और उसकी कोई डिडक्शंस आप कर रहे हैं, तो ये वॉलंटरीली डिडक्शंस कहलाती हैं। कि अगर कोई एम्प्लाई उस स्कीम से कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है, कि बेनिफिट्स लेना चाह रहा है, तो उसको ये डिडक्शन करानी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो उस स्कीम के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये वॉलंटरीली डिडक्शंस कहलाती हैं। कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं। और इसके अलावा ये होता है कि एम्प्लायर के एंड पे जैसे इंश्योरेंस है, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे कोई लेबर मर जाती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में उसके जो वर्सा हैं उनको क्या मिलेगा, उसका इंश्योरेंस भी कंपनी के ज़िम्मे होता है कि वो कराए, और वो पैसे भी एम्प्लायर की जेब से जा रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। देखें इसने वही चीज़ें आपको दी हुई हैं। प्रोडक्शन लाइन बोनस की बात करता है कि इतना बोनस जो है 1580 घंटे वर्कर्स ने काम करा, और उसके बाद जो प्रोडक्शन लाइन का बोनस है $860 का, आपने उनको बोनस भी दिया। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस का मकसद जो मैंने आपसे कहा था कि टैक्स वगैरह जो कट रहा है उनका ये डिडक्शंस कहलाती हैं। वॉलंटरीली डिडक्शंस मैं भी समझा के आ रहा हूँ कि ये भी डिडक्शंस हैं आपकी। एम्प्लायर्स नेशनल इंश्योरेंस का मकसद है ये एम्प्लायर की जेब से पैसे जा रहे हैं कि एम्प्लायर इंश्योरेंस के पैसे देता है। कहता है आगे, नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन पेरोल रिकॉर्डिंग, के पेरोल रिकॉर्डिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका नाम आपसे पूछता है। कहता है कि रिकॉर्ड द आवर्स
वर्क बाय प्रोडक्शन लाइन वर्कर के प्रोडक्शन लाइन वर्कर अगर काम करता है तो उसके घंटे कहाँ रिकॉर्ड होंगे। मैंने आपको बताया टाइम शीट होती है, या इसको क्लॉक, टाइम क्लॉक भी कहते हैं इसको, टाइम क्लॉक कार्ड होते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है इनके घंटों की। अगला कहता है कंटेंस द ग्रॉस पे, डिडक्शंस एंड नेट पे ऑफ ऑल प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स, के वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके अंदर डिडक्शंस भी आ रही होंगी, ग्रॉस पे भी आएगी और नेट पे आएगी। तो पेरोल शीट भी कहलाती है इसको, पेरोल शीट भी कहते हैं, टाइम शीट भी इसको कहते हैं। तो ये दो नाम हो जाते हैं इसके। अब जैसे क्लॉक कार्ड हो गया, टाइम शीट, वेजेस शीट भी कहलाएगी इसको, या वेजेस शीट हो गई और पेरोल शीट हो गई, ये दो नाम आपके हो गए। तो पहला वाला पार्ट तो इस तरीके से हो गया। अगला पार्ट आते हैं, अगला पार्ट कहता है कैलकुलेट द टोटल लेबर कॉस्ट टू मिड हेवन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स फॉर अप्रैल 2019, कि मिड हेवन प्रोडक्ट्स को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, यानी लेबर की कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी। तो देखें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, आप टोटल 1580 घंटे आपके हैं और 80 रुपये $80 पर आवर के हिसाब से बनता है। तो 1580 मल्टीप्लाइड बाई 80 ये कोई 1,26,400। 1580 जो घंटे काम करा उसने, और 8 है, $8 पर आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 से कर दें तो ये बन गया 12640, $12,640 जो हैं ये आपकी टोटल ये बन गया। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर एम्प्लॉयर्स का, इसमें बोनस को शामिल कर लें क्योंकि बोनस भी आपकी जेब से जा रहा है। बोनस आपने $860 का बोनस है, तो इसमें $860 ये प्लस कर लें, 13,500 हो जाएगा। इसके अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट देखें, ये डिडक्शंस तो एम्प्लॉय की जो काम कर रहे हैं उनकी जेब से जा रही है। एक्चुअली ये एम्प्लॉयर का नेशनल इंश्योरेंस वाला जो मामला है ये आपकी जेब से जा रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आपको देने हैं, एम्प्लॉयर की कॉस्ट है। तो इसमें 1,800 जमा करें तो 15,300 ये ग्रॉस पे आपकी बनती है। वो ग्रॉस पे देखें ये यहाँ भी आ गई, ग्रॉस पे कैसी है, 1580 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 12 बोनस इसमें प्लस कर दिया, टोटल 13,500 एम्प्लॉयर्स का इंश्योरेंस जमा किया, तो टोटल कॉस्ट आपकी $15,300 बनती है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे कहता है टोटल नेट पे ऑफ ऑल द प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स फॉर अप्रैल 2019 के टोटल नेट पे जो है वो कितनी पड़ी। तो देखें ग्रॉस पे आपने निकाल ली है, ग्रॉस पे कितनी है आपकी 13,500 ये आ गई, कि उनको आपने सैलरी वेजेस दी आपने 12,640, उसमें बोनस आपने प्लस करा। अच्छा ये जो नेशनल इंश्योरेंस जो है ये ग्रॉस के अंदर तो प्लस आप कीजिएगा, लेकिन जब नेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉई को जो मिलेगा उसमें इसको शामिल नहीं करें। एम्प्लॉई को दो चीज़ें मिल रही हैं, ये नेशनल इंश्योरेंस तो आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को पे कर देते हैं, तो वो एम्प्लॉई आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एम्प्लॉई की जेब में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जेब में कुछ नहीं जा रहा है, उनकी जो जेब में दो चीज़ें जा रही हैं, जो उनको मिल रहा है डिडक्शंस उसमें से होगी, ये आप जहन में रख लीजिएगा। तो उनको क्या मिला, एक तो ग्रॉस पे मिली, बोनस मिला 13,500, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस उसने आपको दी हुई हैं, जो टैक्सेस वगैरह वाली डिडक्शंस हैं वो उसने सवाल में आपको दी हुई हैं, ये आपको दी हुई है देखें $2,050, और वॉलंटरीली डिडक्शंस भी दी हुई हैं। इन दोनों डिडक्शंस को आप माइनस कर दें तो उसके बाद आपके पास जो आएगा $10,600, ये नेट पे आपकी आ गई, कि टोटल जो नेट पे है आपकी इतनी बनती है। तो आपको कंपनी को खर्चा कितना हुआ $15,300 का, एम्प्लॉई को कितना मिला 10,600, ये उसने पूछा था आपसे, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसके 3 पार्ट हो गए, 1, 2 भी कर लिया आपने। आगे आए, कहता है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। देखें जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ एक इन्वेंट्री होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 3 इन्वेंट्रीज आपको मिलेंगी। एक रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर आप काम करके उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो फिर फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होता है। रॉ मटेरियल पे काम करेंगे वो वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा, उसको जब फिनिश करेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगी। आप फर्नीचर की एग्जांपल ले लें,
रॉ मटेरियल आपकी लकड़ी हो गई, उस पर काम करना शुरू करा, लेबर लगाई आपने, ये मिला के वर्क इन प्रोसेस बन गया। जब फर्नीचर तैयार होकर टेबल की शक्ल में, कबर्ड की सूरत के अंदर आपके सामने आया, चेयर की सूरत में, तो वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर दो इन्वेंट्रीज उसने आपको दी हुई है। कहता है प्रोडक्शन वेजेस की बात करेंगे तो वेजेस कहता है जो ऊपर आपने बी में कैलकुलेट किए, और बी के अंदर जो वेजेस आपने कैलकुलेट किए कहता है उसको ले लीजिए। ऑफिस वेजेस, अच्छा याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बना रहे हो तो उसके अंदर उसमें वो ऑफिस से रिलेटेड भी चीज़ें आपको देगा। तो एक वो जगह है, अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो पूछ रहा है तो उसमें ऑफिस की चीज़ों को आप हटा दीजिएगा। अलबत्ता जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो उसके अंदर फिर हम उसको शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग का पूछ रहा है तो उसके अंदर लिखा हुआ ज़रूर होगा, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसको शामिल ना करें, ये ऑफिस के खर्चे हैं। उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कहता है कि रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा, तो एक दो ऑफिस वाला नहीं आ गया। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, बिल्कुल फैक्ट्री में जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड, तीन किस्म की चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है, लेबर होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये चीज़ें जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रॉयल्टी आ सकती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी फ्रेंचाइज ली हुई है और कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी आप रॉयल्टी पे करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। एग्जामिनर कभी कभार पूछ भी लेता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर और मटेरियल, इसे मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। और इसके अंदर अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड, जितने बाकी के जितने खर्चे हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में आप डाल दें तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। देखते हैं कैसे बनती है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर को छोड़ दें, अगर वो पूछेगा तो कहेंगे रेंट पेड, रेंट इतना पे करा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके ये आ गए। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज जो हैं बिल्कुल पार्ट होंगी। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी आप अगर वो पूछेगा तो हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ मटेरियल के ऊपर लिया, हम ले आएंगे। रेवेन्यू अगर हमसे इनकम स्टेटमेंट पूछता है तो उसमें ले जाएंगे। इंश्योरेंस अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो हम लिखेंगे। जर्नल एक्सपेंसेस आपको दे रहा है, ये जर्नल एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री के नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एंडिंग इन्वेंट्री बताता है, रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री उसने बताई और वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री बताई। कहता है रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन्ड 75% टू द फैक्ट्री, 25% टू द ऑफिस। के 70 रेंट एंड इंश्योरेंस जो है, तो रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट देखें कितना है, रेंट ये है 36,000 का 75% आप निकाल लें जो फैक्ट्री का है। तो 36,000 का 75% आपने निकाला, ये 27,000 बनता है। ये फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट की बात करता है, रेंट ये हो गया और इंश्योरेंस ये है। तो 4,600 का 75% आप निकाल लें। तो 4,600 का 75% आपने निकाला 3,450। ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे आ गए आपके, जो उसने आपको बताए थे, क्योंकि बाकी 25% माइनस करके फिर हम ऑफिस में ले जाएंगे अगर वो पूछेगा। 4,000 ऑफ द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये 8,200, ये 8,200 में से कहता है 4,200 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो फिर 4,000 बचा। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस बाकी बचेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है ऊपर चले जाते हैं, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो 4,000, बल्कि कहता है 4,000 डायरेक्ट हैं। तो ये 4,000 डायरेक्ट हैं, तो 4,200 जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे और 4,000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 2,600 रिलेट टू द ऑफिस एंड द रिमाइंडर रिलेट टू द फैक्ट्री। के जनरल एक्सपेंस के $2,600 जो हैं वो ऑफिस के हैं और बाकी जो हैं वो फैक्ट्री से रिलेट करते हैं। तो जनरल एक्सपेंस हैं कितने, ये 7,400 हैं, इसमें से 2,600 को माइनस कर दें तो 7,400 माइनस 2,600, ये 4,800 बनता है। ये फैक्ट्री का खर्चा है। तो ये इसने 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी। अब मांगता क्या है आपसे देख लेते हैं। कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 30 अप्रैल 2019। कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को कहता है आपसे। चलें, इनकम स्टेटमेंट उसने मांगा ही नहीं है आपसे, तो ज़िंदगी आसान है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है, इसने आपको दिया भी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर्मेट आप ये वाला जहन के अंदर रखें। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ गया,
नाम लिख दें सबसे पहले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ का मांग रहा है वो आ जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, ओपनिंग से शुरू करते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल देखें $5,900 आपको दिए हुए थे, ये $5,900 आ गए। इसमें परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल को आप जमा करें। ये देखें ना, आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल, इतना रॉ मटेरियल शुरू में आपके पास पड़ा हुआ था। इसमें मजीद रॉ मटेरियल आपने कितना ख़रीदा, तो देखें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो दे रहा है आपको 20,250। ये 20,250 आपने यहाँ लिखा। कैरेज भी उसने सवाल में बताया था, हम पढ़कर आ रहे हैं कि इस माल को लाने में जो किराया लगा, ये देखें, ये कैरेज ऑन रॉ मटेरियल 1,900 ये दे रहा है। तो 1,900 और इसके अंदर प्लस कर दें लाके, ये 28,050 रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर यूज़। नॉर्मली ट्रेडिंग में लिखते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ था। अवेलेबल फॉर यूज़ भी लिखते हैं। इसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बाकी बच गया, वो इसने आपको यहाँ बताया है $6,300 है। तो $6,300 आपने माइनस कर दिए, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास $21,750 की आ गई। तो आई थिंक द वेरी सिंपल फॉर्मेट्स यही है कि ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ था, मजीद रॉ मटेरियल आपने कितना ख़रीदा और किराया कितना लगा, इन तीनों को जमा कर लें। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, एंडिंग रॉ मटेरियल उसने दिया हुआ है, माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, यूज़ हुआ। प्रोडक्शन वेजेस देखें आपने निकाली थी, प्रोडक्शन वेजेस हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं। जो एम्प्लायर को जिसकी कॉस्ट पड़ी है, तो एम्प्लायर को कॉस्ट देखें बी में पड़ी थी 15,300। ये बी वाले पार्ट के लीजिएगा। नेट जो है वो तो मैंने बताया था एम्प्लाई को जो पेमेंट हो रही है वो नहीं लीजिएगा, जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी है। तो एक तो आपको ग्रॉस पे देनी पड़ी, बोनस देना पड़ा और इंश्योरेंस के पैसे, तीनों मिला के 15,300 बनते हैं। ये 15,300 आपके पास वेजेस के पैसे आ गए यहाँ पे। ये देखें प्रोडक्शन वेजेस $15,300। और डायरेक्ट फैक्ट्री और एक्सपेंसेस जो मैं अभी आपको बताकर आ रहा हूँ कि डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000 जो उसने आपको बताए हैं कि इस फैक्ट्री एक्सपेंसेस में से 4,000 जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। उसने नीचे सवाल में आपको बताया है, तो देखें ये सवाल में कहा है उसने कि 4,000 ऑफ द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसको आप ऊपर लिखें हमेशा। अब मटेरियल और लेबर की जमा करके जो कॉस्ट आती है उसमें लिखें, इन तीनों को जमा करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जमा करेंगे तो यह आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। प्राइम कॉस्ट में फिर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दें। ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इस सवाल में आपको दी हुई हैं। आपके पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी से स्टार्ट कर दें, 9,000 का ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया आपका, ये आ गया। रेंट कितना आएगा, रेंट अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, 75% रेंट। देखें ये 27,000 रेंट मैंने निकाला था, ये 27,000 का रेंट आपके पास आ गया। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये 8,000 जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो थे 8,200, इसमें से 4,000 तो डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया और 8,200 में से 4,000 माइनस करें तो 4,200। ये 4,200 जो है ये फैक्ट्री इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,200 यहाँ आ गया। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज़ आपको दी हुई है, उसने $31,000 की दी हुई है फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज़ को आप लिख दें। इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस देखें हमने 75% इंश्योरेंस हमने निकाल लिया था, तो 4,600 इंश्योरेंस का 75% 3,450 बनता है। ये 3,450 आपने यहाँ लिख दिया इंश्योरेंस को। ये सारी इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक आपकी प्राइम कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इसके अलावा जो कुछ भी खर्चा हो रहा है फैक्ट्री के अंदर वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है, जो हम इस वक्त जमा कर रहे हैं। जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं, जर्नल एक्सपेंसेस के अंदर इसने बताया है कि 2,600 जो हैं वो रिलेट टू ऑफिस एंड द रिमाइंडर रिलेट टू फैक्ट्री। तो 2,600 हमने जब माइनस करे इसमें 7,400 में, तो 4,800 का अमाउंट बनता था। ये 4,800 देखें हमने यहाँ पर लिख दिया जर्नल एक्सपेंसेस के अंदर, इन सबको हमने प्लस किया। ये फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आपके पास 79,450 आ गई। ये तमाम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये सब प्लस करके 79,450 आती है। और ऊपर जो प्राइम कॉस्ट है वो 41,050 आपके पास है। इन दोनों को आप प्लस कर लें, ये आपके पास आ गया। टोटल कॉस्ट जो लगी है आपकी, इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है उसको प्लस कर दें और एंडिंग को माइनस कर दें,
तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसके अंदर डायरेक्ट आप इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, या इन दोनों का डिफरेंस लिख दें। जैसे इसने यहाँ पर करा है कि ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस किया, अगर एंडिंग ज़्यादा है तो माइनस में लिख दें, ओपनिंग ज़्यादा है तो प्लस में लिख दें। और अल्टरनेटिव तरीका ये है कि जो भी ये वैल्यू आई है इसके अंदर ओपनिंग को, वर्क इन प्रोसेस को, क्योंकि इतना शुरू में इतना तो देखें आपने काम करना शुरू करा, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड मिला के इतनी कॉस्ट आपकी लग गई, इतने के ऊपर पहले काम हो रहा था, और ये बाकी बचा तो इसको, इसका डिफरेंस निकाल के आपने इसको करा तो 1,19,850 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो माल बनकर तैयार हुआ उसकी कॉस्ट $1,19,850 बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो आपने गुड्स बनाई हैं ये उनकी कॉस्ट है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1,20,500 के अंदर ऐड कर दें ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है? 19,700। तो 1,20,500 प्लस कर दें 19,700, तो 1,20,500 प्लस 19,700, तो 1,40,200। इसमें से लेस कर दें एंडिंग्स WIP। एंडिंग WIP 20,350, तो इसमें से माइनस करते हैं 20,350, तो 1,19,850। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है इन दोनों का डिफरेंस लेके लिख दें, या आप इस तरीके से कर दें, बोथ मेथड्स आर राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऐसे करें या वैसे करें। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने देखा, आपने प्रोडक्शन वेजेस को कैलकुलेट करना सीखा जो उसने मांगा था। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ये टर्म्स आपने आती हैं आपने, और आपने ढंग से इसको देखा, और थोड़ा सा आप जाके मेरा लेक्चर अगर जो मैंने पढ़ाया है वो लेक्चर अगर आप देख लें, कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं। यूट्यूब चैनल पे आपको कराचीज़ एकेडमी मिलेगा, और उसमें जाके आप प्ले लिस्ट पर चले जाएं। प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें अरेंज फॉर्म में पड़ी हुई हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक लेजर है, मैन्युफैक्चरिंग का एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई थी पूरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे, उसको देखें तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो सवाल है वो आपको आसान लगेगा और बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं। और बाकी कुछ कंसेप्ट्स और ये सवाल हमने यहाँ करा, तो होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले लेक्चर के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है उसको हम करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।